गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी की क्लासेस में। आज मैं आप सबके सामने लेकर हाजिर हूँ MPC 006 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी, ब्लॉक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझना। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। मीन्स कि हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्चुअली मीनिंग क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। A frequency distribution is the representation of data either in a graphical or tabular format to displays the number of observations within a given interval. Means कि जो frequency distribution है वो डेटा का representation है। अब वो graphical भी हो सकता है और tabular format में भी हो सकता है, और ये show करता है number of observations को एक given interval में। In statistics, a frequency distribution is a table that displays the number of outcomes of a sample. Statistics में अगर हम देखें तो frequency distribution एक ऐसा टेबल है जो कि number of outcomes को एक sample की show करती है। Each entry occurring in the table contains the count or frequency of occurrence of the values within a group. Means कि कोई भी entry जो कितनी बार हो रही है उसका काउंट किया जाता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस भी कहते हैं, उस ग्रुप के अंदर। Frequency distribution in statistics provide the information of the number of occurrence or frequency of distinct values distributed within a group within a period of टाइम। मीन्स कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि कोई जो वैल्यू है उसका नंबर ऑफ अकरेंस क्या है, जिसको कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और या फिर ये पीरियड ऑफ टाइम की जगह गिवन पीरियड इंटरवल भी हो सकता है। ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, एक टेबल हो सकता है, और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी विद अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पहले समझते हैं। An ungrouped frequency distribution may be constructed by listing all score values either from highest to lowest or lowest to highest and placing a tally marks besides each scores every time it occurs. एक ungrouped frequency distribution को एक लिस्ट कंस्ट्रक्ट करके भी बनाया जा सकता है। अब जो स्कोर्स की हम लिस्ट बना रहे हैं वो हाईएस्ट टू लोएस्ट भी हो सकती है या फिर लोएस्ट टू हाईएस्ट भी हो सकती है। ये लिस्ट बन जाने के बाद हम उस नंबर्स के सामने टैली मार्क्स को रखते हैं जितनी बार भी वो सेम नंबर अकर हुआ है, आया है। The frequency of occurrence of each score is denoted by small f. Means कि जो ungrouped frequency distribution है उसमें एक स्कोर कितनी बार आया है इसको डिनोट करने के लिए स्मॉल f का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इफ़ देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ स्कोर वैल्यू इन द डेटा दैन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ सच सीरीज डेटा। मीन्स कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा रेंज ऑफ स्कोर है, डेटा का बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम कोई क्लियर पिक्चर बना पाएँ उस सीरीज़ ऑफ डेटा से। इन दिस केस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द डेटा। तो ऐसी स्थिति में हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना चाहिए ताकि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं उससे एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ सके। अ ग्रुप frequency distribution is a table that organize data into classes. Means कि group frequency distribution जो है वो actually एक table है जो कि data को classes में organize करती है। It shows the number of observations from the data set that fall into each of the class. Means कि ये जो table है वो show करती है observations को उस data set में एक number के, और
ये उन सभी क्लासेस में कितने जो नंबर्स हैं वो फॉल कर रहे हैं उन सबको शो करती है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। To prepare a frequency distribution, it is essential to determine the following. Means कि अगर हम frequency distribution को construct करना चाहते हैं तो हमारे कुछ steps हैं जो follow करने पड़ेंगे। One is the range of the given data. Means कि जो data हमारे पास है उसकी range हमें पता होनी चाहिए, और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का, तो उसे हम रेंज कहते हैं। द नंबर्स ऑफ क्लास इंटरवल, दूसरा कि हमें क्लास इंटरवल कितने रखने हैं कितने नहीं रखने हैं, क्या हम इससे ज़्यादा क्लास इंटरवल्स रख सकते हैं, ये सभी हमें सोचना पड़ता है। तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्लासेज इनटू विच डेटा शुड बी ग्रुप्ड। मीन्स कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कितने नंबर ऑफ क्लासेस को रखेंगे कि जिस डेटा को हमें ग्रुप करना है उसमें। If there are very few score, it is useless to have a large number of class intervals. कि अगर हमारे पास बहुत कम scores हैं then it is obviously useless कि class interval को बहुत ज़्यादा रखा जाए। Ordinarily the number of classes should be between 5 to 30. Means कि अगर हम normally देखें तो number of classes जो कि इनफ होती हैं, अगर हम कम से कम रखें तो 5 और ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो 30। एक और स्टेप है जो आपको फॉलो करना पड़ता है वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल। मीन्स कि जो हर क्लास इंटरवल है उसकी लिमिट्स को सोचना पड़ता है। अनदर फैक्टर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ क्लासेस इन द साइज विड्थ और रेंज ऑफ द क्लास विच इज़ नोन एज क्लास इंटरवल and it is denoted by small I. Means कि class interval actually एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ़ क्लासेस को, उनके साइज़ विड्थ्स और उसकी रेंज को, जिसे कि हम क्लास इंटरवल और स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। क्लास इंटरवल शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। मीन्स कि जो क्लास इंटरवल है उनमें अगर हमने 5 क्लास इंटरवल्स बनाए हैं तो वो सभी सेम विड्थ के होने चाहिए इन द सेम साइज़ क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें सेम साइज़ क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। द विड्थ ऑफ द क्लास शुड बी अ होल नंबर, और जो क्लास है उसका जो विड्थ है वो एक होल नंबर होना चाहिए। एंड कन्वीनियंटली डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 10 और 20। मीन्स कि जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाना चाहिए, या तो 2 से हो या 3 से हो, 5 से हो या 10 या 20 से हो। Next topic is methods for describing the class limits for distribution. Means कि class limits को describe करने के भी हमारे पास कुछ methods होते हैं, जिनमें से 3 methods हम अभी describe कर रहे हैं। One is exclusive method, next is inclusive method, and last is true or actual class method. So let's get start with the exclusive method. In this method of class formation, the classes are so formed that the upper limit of one class become the lower limit of the next class. जब हम exclusive method की बात करते हैं क्लास फॉर्मेशन में, तो क्लासेस जो हैं वो कुछ इस तरह से फॉर्म की जाती हैं कि जो अपर लिमिट है एक क्लास की वो आने वाली नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है। इन दिस क्लासिफिकेशन इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट स्कोर इक्वल टू द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज़ एक्सक्लूसिव। मीन्स कि इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो स्कोर एक क्लास के अपर लिमिट को इक्वल करेगा, मीन्स उसके इक्वल रहता है, वो एक्सक्लूसिव रहेगा, उसे हम उस क्लास में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ स्कोर ऑफ 40 विल बी इंक्लूडेड इन द क्लास ऑफ 40 to 50। मीन्स कि अगर हम 40 की बात करें, हम मान लीजिए हमें 40 एक नंबर है जिसको एक क्लास में रखना है, तो हमारे पास 2 क्लासेस हैं, वन इज़ 30 to 40 एंड नेक्स्ट इज़ 40 to 50। तो 40 को अगर हमें रखना है तो 40 जो है वो 40 to 50 वाली क्लास में रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू एक्सक्लूसिव मेथड, जस्ट बिकॉज कि 30 to 40 में तो 40 एक ऐसा नंबर है जो कि अपर लिमिट के इक्वल है, तो वो एक्सक्लूसिव रहेगा, वो उसमें काउंट नहीं होगा, उसको नेक्स्ट
40 to 50 वाला जो क्लास है उसमें काउंट किया जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। Next is inclusive method. In this method, the classes are so formed that the upper limit of one class does not become the lower limit of the next class. Means कि जब हम inclusive method की बात करेंगे और उसमें क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और उसमें क्लास को डिस्क्राइब करने की बात करेंगे, तब हम जो क्लासेस हैं उसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि अपर लिमिट जो है एक क्लास की वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं बनेगी। This classification includes score which are equal to the upper limit of the class. और इस classification में उन सभी scores को include कर लिया जाता है जो कि upper limit के equal होते हैं। Inclusive method is prepared when measurements are given in the whole numbers. और इस तरह का जो मेथड है वो तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो होल नंबर्स में दिए गए हों। अब बात करते हैं लास्ट मेथड की, वो है ट्रू और एक्चुअल क्लास मेथड। सो मैथमेटिकली अ स्कोर इज़ एन इंटरवल व्हेन इट एक्सटेंड फ्रॉम 0.5 यूनिट्स बिलो टू 0.5 यूनिट्स अबव द फेस वैल्यू ऑफ द स्कोर ऑन अ कॉन्टिनम। मीन्स कि मैथमेटिकली एक स्कोर है वो एक इंटरवल में है, तो व्हेन इट एक्सटेंड, जब इसको बढ़ाया जाता है 0.5 यूनिट बिलो, मीन्स कि या तो 0.5 यूनिट बिलो से 0.5 यूनिट अबव कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में हम एक्चुअल क्लास मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं। दीज क्लास लिमिट्स आर नोन एज ट्रू और एक्चुअल क्लास लिमिट्स, और इन्हें हम ट्रू और एक्चुअल क्लास लिमिट्स कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। Next topic of this video is types of frequency distribution. very important कि frequency distribution कितने तरीके के होते हैं। तो one is grouped frequency distribution, next is ungrouped frequency distribution, next is cumulative frequency distribution, fourth is relative frequency distribution, and last is relative cumulative frequency distribution. So let's start with grouped frequency distribution. We have already talked about it, and let's revise it. If there is a wide range of score value in the data, then it is difficult to get a clear picture of such series of data. Means कि group frequency distribution में हमारे पास जब wide range of data होता है तो it is very much difficult to make a clear picture from that सीरीज ऑफ डेटा। इन दिस केस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाएगा। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टेबल है जो कि डेटा को क्लासेस में ऑर्गेनाइज करता है और ये शो करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एक डेटा सेट के जो कि एक पर्टिकुलर क्लास में फॉल करते हैं। नाउ ungrouped frequency distribution, we have already talked about it. An ungrouped frequency distribution may be constructed by listing all score values either from highest to lowest or lowest to highest and placing a tally marks beside each scores every time it occurs. Means कि ungrouped frequency distribution भी एक तरीके का वो टेबल है जिसमें हम डेटा को लिस्ट करते हैं पहले, और लिस्ट करने का तरीका हाईएस्ट से लोएस्ट भी हो सकता है, लोएस्ट से हाईएस्ट भी हो सकता है, और फिर उसके सामने हम टेली मार्क्स को रखते हैं जिससे ये पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर जो स्कोर है वो कितनी टाइम हमारे सामने आया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच स्कोर इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, और ऐसी स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। Next frequency distribution is cumulative frequency distribution. Sometime investigator may be interested to know the number of observations less than a particular value. Means कि investigators जो होते हैं उन्हें कभी कभी ये जानना होता है कि जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से कितना, मतलब जो कम है तो कितने लोग उसमें कम हैं, ज़्यादा हैं तो कितने लोग उससे ज़्यादा हैं।
दिस इज़ पॉसिबल बाय कंप्यूटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंप्यूट करके ही पॉसिबल हो पाता है। अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल is the sum of frequencies for that class and of the all classes prior to that class. Means कि cumulative frequency actual में वो frequency distribution है जिसमें कि जो data है वो एक particular class और उससे कम जो डेटा वाली क्लासेस होती हैं उन सब का सम होता है, उसमें दिखाया जाता है। relative frequency distribution. A relative frequency is the fraction of time an answer occurs. Means कि relative frequency distribution जो है वो actually fraction of time होता है कि एक आंसर जो है वो कितनी बार आया है। To find the relative frequency, divide each frequency by the total number of students in the sample. Means कि अगर हमें relative frequency को फाइंड आउट करना है तब हम क्या करेंगे कि हर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ students say. In the case of 20, relative frequencies can be written as fraction, percentage and decimal. Means कि जो relative frequencies हैं उनको हम fraction के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, percentage के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और decimal के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Next है relative cumulative frequency distribution. A cumulative relative frequency distribution is one in which the entry of any score of class interval express that score's cumulative frequency as a proportion of the total number of cases. Means कि cumulative relative frequency distribution वो है जिसमें कि जो data है the entry of any score, किसी भी score की entry क्लास इंटरवल की वो ये एक्सप्रेस करती है कि जो स्कोर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ केसेस के साथ में क्या प्रोपोर्शन को शो करती है। ये जो शो करता है वो रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही शो होता है। Thanks for watching this complete video. In the next video, we will talk about organization of data and उसमें हमारा next जो step रहेगा organization of data में tabulation रहेगा।